नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। एग्रीकल्चर से संबंधित यह सेकंड क्लास है जिसमें हम PYQ से संबंधित कुछ प्रश्न फिर से देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे इसमें। तो समय ना खराब करते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। एग्रीकल्चर TA की तरफ जो आपकी वैकेंसी है उसमें। तो इसमें जो पहला सवाल है आपका, इसमें पहला सवाल कह रहा है आपका कि निम्न में से भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि भूमि सुधार जो कार्यक्रम हुआ था इसमें क्या चीजें शामिल नहीं है। तो जैसे भूमि सुधार से संबंधित अगर हम कुछ बातें देखें तो भूमि सुधार यानी आजादी के बाद, आजादी के बाद यानी 1947 में जब आज़ादी मिल गई तो जस्ट उसी के बाद ये कार्यक्रम चलाए गए। लगभग 1950 से लेके 1951-52 यानी सीधा सीधा 51 तक, 1951 में। और इसके अंतर्गत किया क्या गया कि जो भूमि से संबंधित प्रमुख चीजें थी उनकी विभिन्न उनमें कार्य किए गए। जैसे उनकी हदबंदी की गई यानी उनको चारों तरफ से एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया और उनका एरिया डिफाइन किया गया। पहला, सहकारी खेती कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के लिए उनका प्रमुख रूप से उपयोग किया गया। जमींदारी उन्मूलन ये एक प्रमुख है। 1950 में अगर देखेंगे हम लोग तो जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया था और इसे जो मान्यता मिली थी वो 1951 में जमींदारी उन्मूलन को मान्यता मिली थी। और बाद में अगर हम संवैधानिक अगर इस पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि जमींदारी जो उन्मूलन था वो संविधान में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, इसे जोड़ा गया। और इसके लिए अलग से एक अनुसूची बनी थी। तो हम कहेंगे जो अनुसूची 9 है उसमें इससे संबंधित संविधान में प्रावधान किए गए थे। तो याद रखना इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और जोड़ा कब गया था? 1951 में। तो ये प्रमुख है, तो आप यहाँ से भी याद रखना। तो जमींदार भूमि सुधार के अंतर्गत हदबंदी भी की गई, कोऑपरेटिव खेती यानी हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर भी हुआ था और सहकारी या जमींदारी उन्मूलन भी हुआ था। लेकिन हम कहेंगे पौध संरक्षण का इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। तो पौध संरक्षण में तो ये नहीं, तो कहा है कि क्या शामिल नहीं था, तो हम बोलेंगे पौध संरक्षण शामिल नहीं था। तो ऑप्शन क्या हुआ? 4। तो ये प्रमुख प्रमुख भाग हैं और इसमें से ये थोड़ा सा जरूर याद रखना है कि जमींदारी उन्मूलन कब हुआ था? तो 51 में हुआ था। और इसी समय संविधान में पहला संशोधन करके नवी अनुसूची को जोड़ दिया गया था जिससे ये एक प्रमुख भाग ही बन गया था। तो ये हमारे इसका आंसर हुआ यानी 4, डी बोल सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ अगर देखें, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का उद्घाटन कब किया गया? अच्छा, लेकिन ये पेपर PYQ में आया हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन तो 2004 में हुआ था। किसान कॉल सेंटर का जो उद्घाटन हुआ था वो 2004 में हुआ था। लेकिन जो कृषि चैनल का जो हम बोल सकते हैं इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपका अलग से हुआ था यानी सन 2000 के आसपास में। लेकिन बाद में 2004 में इस योजना को फिर से मंजूरी दी गई यानी इसे फिर से शुरुआत इसकी एक अच्छे तरह से की गई। तो हम कह सकते हैं कि किसान कॉल सेंटर की अगर स्थापना पूछता है तो हम कहेंगे जनवरी 2004 में। ये याद रखना है ना। और कमेंट में आपको नाम लिखना है, बताना है कि किसान कॉल सेंटर के लिए जो नंबर दिया गया था, जो नंबर दिया गया था वह क्या है, उस नंबर को आपको उसमें लिखना है जिसमें किसान
अपनी समस्याओं को लेकर बोल सकते हैं कि जागरूक जो एग्रीकल्चर से संबंधित लोग हैं उनसे अपने सुझावों को मांग सकते हैं। साथ में अपने उत्पादन के बढ़ोतरी को लेकर या मृदा से संबंधित जो भी उनके प्रश्न है वो उनसे अपने प्रश्नों के जवाब मांग सकते हैं। इसके लिए सरकार काफ़ी अब इस समय वर्तमान में एग्रीटेक जैसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें किसान के उत्पादन को बढ़ा के दोगुना करना है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों की आय को दोगुना करना है। तो ये प्रमुख है, यहां से याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। अगला प्रश्न अगर देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि न्याय पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों में लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ, यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो हम बोलते हैं संविधान का तृतीय तल है, संविधान का तृतीय तल जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पंचायत, या सीधा बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। इसे भारत की आजादी के बाद में इसे लागू कर होना चाहिए था, लेकिन किसी किसी राज्य में इसे लागू भी किया गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा ना प्राप्त होने की वजह से ये विशेष उपयोगी नहीं रहा। यानी हम देख सकते हैं तो इसी का एक रूप बनता है, जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं नोट के रूप में कि 2 अक्टूबर 1952 को सीडीपी कार्यक्रम चला था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, और यह इसी का प्रथम स्तर था। फिर इसी के जस्ट बाद 2 अक्टूबर इसी के जस्ट बाद 2 अक्टूबर 1953 को सामुदायिक प्रसार कार्यक्रम चला, सामुदायिक प्रसार कार्यक्रम, इसकी संतुति की गई। और बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के एक तरह से नागौर जिले से बगदरी गांव से मुख्यतः इस चीज को शुरू किया गया, या हम बोल सकते हैं इसे प्रारंभ किया गया था। और अगर थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो इसके लिए कई समितियां भी बनी थी स्थानीय स्वशासन के लिए। तो आपको उन समितियों को याद रखना है। पहली जैसे समिति थी अशोक मेहता, पहली समिति थी बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति ये बनी थी 1957 के आसपास में। और दूसरी जो समिति थी उसका नाम था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ये बनी थी 1977 में। और तीसरी एक समिति और बनी थी, अगर हम लोग देखेंगे मुख्यतः एक थी तीसरी लक्ष्मीमल, LM सिंघवी बोलते हैं शॉर्ट में, LM सिंघवी समिति। और एक थी PK ठुंगन, और एक है GVK राव। ये प्रमुख समितियां हैं। तो आपसे सवाल इससे पूछ लेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की पहली बार किस समिति ने जिक्र किया था? बलवंत राय मेहता ने। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान किया। फिर अशोक मेहता समिति बनी, इसने त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। और फिर जो LM सिंघवी समिति थी, इसी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी। तो ये एक प्रमुख है, आपसे पूछ लेगा इन समितियों को। और इसमें जो पूछा है सवाल में वो कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था? तो
ये आया कब था, तो हम कहेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, और यह 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आंसर कौन सा हुआ इसका? बी। तो आप इसके बारे में इतनी जानकारी याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। यह तृतीय स्तर था आपके संविधान में। अगला जो प्रश्न है चौथा, कह रहा है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो प्रयोगशाला से खेत तक जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ तब किया गया था जब हम बोल सकते हैं ICAR की स्थापना हुई थी। अब ICAR की स्थापना से इसका क्या मतलब है, तो हम कहेंगे ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। 16 जुलाई 1929 को हुई थी, इसीलिए 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब इसके 50 वर्ष पूरे होने पर 50 वर्ष पूरे होने पर 1979 में, यानी 1979 में 79 में प्रयोगशाला यानी लैब टू लैंड प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ICAR की गोल्डन जुबली थी जब 50 वर्ष मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यानी अगर हम देखते हैं कि ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी, और अगर इसमें अगर हम घटा लेते हैं कि जब ये शुरू हुआ था सॉरी है ना 1900, तो इसमें लगभग 50 वर्ष आपके बनते हैं। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था अगर आपसे पूछे, उद्देश्य तो किसानों को प्रयोगशाला से जोड़ना, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके, और नई नई जो तकनीकें हैं जो प्रयोगशाला में विकसित की जा रही हैं उन्हें लैंड पर या भूमि पर उतारा जा सके, किसान उससे जागरूक हो सके, और किसानों को भी प्रयोगशाला तक पहुंचाकर नई नई विधियों से खेती करना और नए नए उत्पादन के तरह, यानी हम बोल सकते हैं उत्पादन में वृद्धि के लिए ये प्रोत्साहित करना। तो ये एक कार्यक्रम था ICAR का, आप याद रखेंगे ऐसे ही। तो आंसर क्या हुआ? सी इसका। अगला जो प्रश्न है कह रहा है आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो निर्यात के लिए है, देखो चौसा तो हम बोल सकते हैं है, लेकिन ये पिछेती किस्म है और इसका निर्यात नहीं किया जाता, यानी इसका एक्सपोर्ट नहीं होता ज्यादा। अल्फांसो एक प्रमुख फसल है आम की, और सबसे ज्यादा निर्यात इसी का होता है, सबसे अधिक निर्यात इसी फसल का होता है, इसलिए यह प्रमुख है। तो आप इसका याद रखेंगे। जैसे हम लोग AGTA का पेपर दे रहे हैं और इससे यूपी में जो आम के लिए प्रमुख क्षेत्र है आपसे पूछेगा वह कौन सा है, तो हम कहेंगे यूपी में आम के लिए प्रमुख क्षेत्र, जैसे आपसे कहे दशहरी के लिए तो हम कहेंगे मलिहाबाद क्षेत्र। एक मिनट, मलिहाबाद क्षेत्र। और अगर आपसे पूछता है कि चौसा के लिए, या सीधा सीधा लंगड़ा या चौसा भी बोल सकते हैं, लंगड़ा या चौसा, इसके लिए जो यूपी में फेमस क्षेत्र है
वो आपका है बनारस, इसके लिए प्रमुख है। फिर एक राटोल आम आता है, राटोल आम, और ये कहाँ का फेमस है? बागपत का, बागपत का। अच्छा, चौसा के लिए वहाँ बनारस तो है ही है, लेकिन आप अलग से याद रखेंगे कि चौसा जो है यूपी में जो प्रमुख क्षेत्र है वो उसका सहारनपुर है, सहारनपुर। तो चौसा कहेंगे सहारनपुर, लंगड़ा अगर पूछता है तो बनारस, दशहरी मलिहाबाद की, और राटोल आम जो होता है वो बागपत का। उसके साथ साथ अन्य आम की जो किस्में हैं कुछ दक्षिण भारत की हैं, या हम बोल सकते हैं सीडलेस वैरायटी आम की है, जैसे बीज रहित। अगर आपसे पूछता है बीज रहित किस्म कौन सी है आप आम की, तो हम कहेंगे वो है सिंधु, सिंधु। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सिंधु संकरण या हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस है तो किस किस का क्रॉस है। तो ये प्रमुख आपसे पूछ लेता है। हाँ, तो वैसे ही इसमें प्रमुख प्रमुख है, तो आंसर क्या हुआ? बी आपका। अगला, अच्छा, अगर यूपी में अगर देखें आम का जो निर्यात होता है, आम का जो निर्यात है वो किस नाम से किया जाता है, तो आपको बताना है। तो वो किया जाता है नवाब ब्रांड से, नवाब ब्रांड। तो जो निर्यात होता है वो नवाब ब्रांड से किया जाता है, आप ये चीजें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ रोग है, कह रहा है नींबू फलों में हरितमा, है ना, इसे बोलते हैं हरितमा, या हरिमहीनता भी बोल देते हैं, या ग्रेनिंग व्याधि का कारण क्या है? यानी जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके जो ऊपर के छिकले, पत्तियां, या हम बोल सकते हैं कि जो पेड़ है उसमें ग्रीनिंग, यानी पौधा जो है वो, और जो फल है वो हमेशा हरा ही बना रहता है फल। ये इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण जो है वो है जीवाणु। आप इसे याद रखेंगे। ये हम बोल सकते हैं ये प्रमुख बीमारी है नींबू नींबू में लगने वाली, तो ये प्रमुख है, आप ऐसे याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था क्या है? जब हम ऋण की बात करते हैं, ऋण तो तीन तरह से दिया जा सकता है। एक हम बोल सकते हैं जो लघुकालीन ऋण होगा, एक मध्यम ऋण होगा, और एक दीर्घकालीन, दीर्घकालीन और मध्यमकालीन, और तीसरा लघुकालीन, है ना, यानी समय। अगर हम लगभग 5 माह तक, या हम बोल सकते हैं कि 15 माह तक अगर कहीं ऋण देते हैं, 15 माह तक, तो उसे बोलते हैं लघुकालीन ऋण। 15 माह से लेके लगभग 5 वर्ष तक अगर ऋण दिया जाता है तो उसे बोलते हैं मध्यमकालीन ऋण। और अगर 5 वर्ष से अधिक के समय के लिए ऋण दिया जाता है तो उसे कहा जाता है दीर्घकालीन ऋण। तो दीर्घकालीन ऋण के लिए जो भारत में संस्था है, वह प्रमुख संस्था, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ऋण तो दिया जाता है, लेकिन लघु ऋण होगा या फिर मध्यमकालीन ऋण होता है, बहुत ज्यादा लंबा ऋण नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र बैंक भी एक तरह से, और सहकारी राज्य जो बैंक हैं वो भी नहीं देती, लेकिन भूमि विकास बैंक जो है यह मुख्यतः लंबे समय के लिए ऋण देती है, लगभग 25 वर्ष के लिए, और ये भूमि से संबंधित ही दिया जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि भूमि विकास बैंक मुख्यतः दीर्घकालीन ऋणों के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। अब अगर हम देखेंगे तो किसानों को दी जाने वाली जो सुविधा है, किसानों के लिए एक प्रमुख सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसे KCC भी कहा जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 और 99 के आसपास में हुई थी, जिसमें किसानों को अल्प ऋण,
अल्प ऋण या अल्प समय के लिए बोल सकते हैं ऋण उपलब्ध कराया जाता था, और जो इसकी सीमा थी वो 3 लाख रुपए। तो ये प्रमुख है। इसमें ब्याज दर भी किसानों के लिए कम रखी जाती थी, जिससे किसान अपनी उपयुक्त यानी फसल के लिए मुख्य रूप से खाद, बीज, पानी व उसकी बुवाई के लिए अपने कार्य कर सके। तो ये प्रमुख है। तो अगर इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो कौन सा है? ए। आप याद रखेंगे। अगला अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? यानी जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका प्रमुख कार्य होता क्या है? आंकड़ों का संकलन करना यानी डाटा कलेक्शन, एजेंसी कार्य होता है, या साख सृजन क्रेडिट का, या जमा प्राप्त करना? तो होते सब काम है, लेकिन आपसे कहे प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्राथमिक कार्य होता है साख सृजन करना। तो ये एक प्रमुख इसमें है। तो आपसे आंसर पूछेगा तो कौन सा है? सी। व्यापारिक कार्यों पर पूछेगा नियंत्रण कौन रखता है, यानी इन पर जो प्रमुख नियंत्रण कौन रखेगा, तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक संस्था है, या एक बैंकों का बैंक भी बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई की जो स्थापना है 1935 में की गई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण वो 1949 में हुआ था। तो आपसे अलग अलग पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। बाद में अगर देखेंगे तो इसी का यही आरबीआई होती है, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया जाता है? 1949 में। आप लोगों को बताना है कि वर्तमान में अभी हाल ही में कल ही या परसों की बात है, इसमें मुख्यतः आरबीआई के गवर्नर चेंज हो गए, यानी बदल गए। तो नए गवर्नर का नाम क्या है? नए गवर्नर का इसमें नाम क्या है? तो ये आपका प्रश्न है। अगला, तो ये प्रमुख प्रमुख चीजें हैं आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत की खाद्य फसल क्या है? और याद रखना किसका पूछ रहा है? भारत की। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है, प्रमुख खाद्य फसल की अगर बात करता है, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है धान। धान, या फिर हम बोल सकते हैं चावल। चावल है, तो याद रखना इसमें। लेकिन आपसे पूछता है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल, तो आपको बताना है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है गेहूं। गेहूं। लेकिन अगर भारत में आपको क्रम बताना हो कि भारत में खाद्य फसल का क्रम, फसल का क्रम, तो सबसे पहले आता है धान, फिर उसके बाद आता है गेहूं, गेहूं के बाद आता है मक्का। ये प्रमुख हैं, आप इन तीनों को याद रखना है ऐसे करके। हाँ, तो ये प्रमुख। अब गेहूं के उत्पादन में देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अगर गेहूं का उत्पादन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन कहेगा प्रति हेक्टेयर कौन करता है, तो हम कहेंगे हरियाणा करता है। ये प्रमुख है। धान में अगर आपसे पूछेगा कि उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्पादन, तो आपको बताना है कि वर्तमान में डाटा बदल गया है 2024 का, तो आपको बताना है तेलंगाना में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है इस समय। और जो दूसरे स्थान पर है उसका नाम है, प्रति हेक्टेयर की बात अगर करता है कि प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है, तो हरियाणा में ही है। वर्तमान में 2024 की कृषि जो गणना, या हम बोल सकते हैं जो डाटा आया हुआ था खाद्य से उत्पादन से, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप एक बार उसे 2024 के डाटा को जरूर पढ़िएगा। उसमें जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि कुछ जो क्षेत्र थे जो विशेष रूप से कुछ उत्पादन में अग्रणी थे,
वर्तमान में उनका स्थान दूसरा हो गया है, उनके स्थान पर कोई अन्य आ गया है। जैसे मक्का के लिए अगर पूछता है तो मक्का के उत्पादन में इस समय वर्तमान में बिहार पहले स्थान पर है, यानी बिहार है। तो ऐसे करके कुछ जानकारी है आपके प्रश्नों की, या हम बोल सकते हैं आपके पेपर में आने वाले, तो इसे इंपॉर्टेंट समझ के आप याद रखेंगे। तो इसमें आंसर क्या हुआ? ए। अगर जूट का उत्पादन आपसे पूछे कहाँ होता है, तो जूट के लिए तो आप बता सकते हैं कि जूट का उत्पादन वर्तमान में अगर देखेंगे तो जूट में पश्चिम बंगाल है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। आपको बताना है कि जूट में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे जूट से हमें एक तरह से रेशा प्राप्त होता है, और जो रेशा है इसी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की जैसे बोरियां हैं या अन्य प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण किया जाता है या उन्हें बनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में प्रमुख है। अगर देश के रूप में कहेगा तो बांग्लादेश जूट के उत्पादन में प्रमुख देश है। तो देश में बांग्लादेश और राज्य में पश्चिम बंगाल है। तो ये प्रमुख आपको याद रखना है यहां से। अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए पूरा कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया कब था, तो हम कहेंगे आया था 1950 में। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया कब? 1950 में। लेकिन इसे राष्ट्रपति के द्वारा जो मंजूरी मिली थी वो कब मिली थी? 1951 में। तो आंसर क्या हुआ हमारा? सी। ये प्रमुख है, आप ऐसे याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है हेड एंड चिकन जो रोग है वो किस सूक्ष्म तत्व की कमी के कारण होता है? अगर रोग की बात करें और सूक्ष्म तत्व की कमी हो रही है तो हम बोलते हैं फिजिकल डिसऑर्डर है, किसी ना किसी तत्व की कमी से हो रही है। तो जैसे जस्ता अगर देखेंगे तो जस्ता से क्या होता है? धान में खैरा रोग होता है। धान में खैरा रोग मुख्यतः है। बोरान में देखेंगे तो बोरान की वजह से ही होता है क्या? हम बोलेंगे हेड एंड चिकन। तो ये इसका आंसर हुआ आपका इसमें। लेकिन इसी में से अगर बोरान में ही देखेंगे तो जो फलों का फटना होता है, फलों का फटना, वो भी किसकी वजह से होता है? बोरान की वजह से होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसमें। फिर कॉपर है और आयरन है, इसमें भी डिसऑर्डर होते हैं, तो वैसे करके आप याद रखना। आंसर इसका क्या हुआ? ए। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा डायोसियस प्लांट है? अच्छा, डायोसियस की अगर बात की जाए, डायोसियस तो नाम से पता चल रहा है कि दो होंगे, यानी जो मेल प्लांट है, मेल प्लांट है, और जो फीमेल प्लांट है वो दोनों अलग अलग होंगे। यानी मेल पार्ट उसका अलग होगा और फीमेल पार्ट उसका अलग होगा। तो इसमें देखेंगे तो जैसे पपीता, तो पपीता का जो पेड़ होता है उसमें मेल पार्ट अलग होगा और फीमेल अलग होता है। वैसे ही जैसे खजूर है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है। और जो चाइनीज गूसबेरी है इसमें भी मेल और फीमेल पार्ट यानी प्लांट अलग ही होते हैं, इसलिए इन सब को डायोसियस प्लांट कहा जाता है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? डी। तो वैसे याद रखना है। और मोनोसियस अगर प्लांट कहेंगे तो एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं तो प्लांट के, तो उसे हम बोलते हैं कि वो मेल प्लांट यानी मोनोसियस है। तो डाइसियस, मोनोसियस आपको याद रखना है। अगला अगर देखें प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केला अनुसंधान केंद्र अगर देखेंगे तो त्रिचिरापल्ली में यानी केरल में, और ये वहीं पे फेमस है। एक नारियल का भी केरल में ही कासरगोड में नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान केंद्र। तो केरल में मुख्यतः त्रिचली में केला से संबंधित है और कासरगोड में नारियल से संबंधित प्रमुख संस्थान है। तो आपको ये याद रखना है। तो आंसर क्या हुआ? ए। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान
केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अगर फल अनुसंधान केंद्र कहेगा तो कहाँ पर है? नागपुर में। तो आंसर क्या हुआ? नागपुर। तो इसका आंसर ए, नागपुर में। मुजफ्फर अगर पुर देखेंगे या मुजफ्फरनगर अगर देख लें तो उसमें क्या है? मुजफ्फरपुर में लीची का है, लीची का है। शिमला में मशरूम का भी है, मशरूम से संबंधित शिमला में है, ये प्रमुख है। तो आपको याद रखना है, आंसर इसका क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है हेस्पेरिडियम, एक मिनट, अगला प्रश्न कह रहा है हेस्पेरिडियम प्रकार के फल किस में पाए जाते हैं? कटहल में, अंजीर में, नींबू में या अनार में? अनार में तो ब्लास्टा पाया जाता है, इसके फल को क्या बोलते हैं? ब्लास्टा। नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है? हम कहेंगे हेस्पेरिडियम फल होता है। यानी जितने जूसी हेयर पाए जाते हैं वो इन्हीं का प्रमुख गुण होता है कि हेस्पेरिडियम ये प्रमुख है, प्रमुख है। तो ये ऐसे आप याद रखेंगे। फिर जितने भी अनाज हैं, अनाज है, अनाज कैसे होते हैं? कैरियोप्सिस होते हैं, कैरियोप्सिस प्रकार के ये फल यानी बोल सकते हैं कि खाद्यान्न पदार्थ होते हैं। तो ये प्रमुख हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। तो ऐसे करके आप यहां से याद रखेंगे प्रमुख प्रमुख हैं। तो ये 15 प्रश्न थे आपके, आप इनको लगाइएगा। जिन जिन प्रश्नों से आपसे सवाल पूछा गया है उनके जवाब जरूर कमेंट में लिखिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा कमेंट में। इसी के साथ है ना, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने मित्रों में और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आप सभी।